हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 3 में किया था, चैप्टर 2 में किया था, पॉलिनोमियल जब हम कर रहे थे चैप्टर 2 में, तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक वर्ड जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो इक्वेशन है उसकी डिग्री कितनी है। उसकी डिग्री है 2। क्वाड्रेटिक वर्ड है, इसका मतलब कि इक्वेशन की डिग्री 2 है, डिग्री 2। और डिग्री 2 होने का मतलब ये था कि उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर आपको कितनी देखने को मिलेगी, 2 मिलेगी। तो अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, अब मैक्सिमम का मतलब ये है कि 2 से ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, और इसका ये मतलब नहीं है कि 2 से कम पावर का चलेगा। 2 से कम पावर है, बट पावर 2 का टर्म भी होना चाहिए, पावर 2 का टर्म जरूर होना चाहिए। उससे कम है तो भी चलेगा उसके साथ में, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जो है वो डिग्री 2 की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो अब इस चैप्टर में हम लोग इसी टाइप की इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये सब चीजें हम इसमें करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल फॉर्म एंड कॉफिशिएंट्स की। जनरल फॉर्म और कॉफिशिएंट्स क्या है? जनरल फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। जनरल फॉर्म का एक और नाम है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये कौन सी फॉर्म होती है? तो अभी जो पीछे मैंने आपको जो यहाँ पे ये लिखा हुआ था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही होती है जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 मिले, यानी कि 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है, और उसकी पावर मैक्सिमम कितनी है? 2 से ज्यादा पावर नहीं दिख रही है। इसी तरीके से अगर आपको ऐसे दिया हो कि माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 8x, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी x की मैक्सिमम पावर 2 ही दिख रही है, 2 से ज्यादा पावर नहीं है। तो ये भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो x है वो इस तरफ आ गया, और ऊपर की दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ 0 दिख रहा था। यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो माइनस में है, -4, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव था। तो मतलब देयर आर मैनी वेज टू राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जनरल फॉर्म जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा जनरल वे, एक ऐसा स्टैंडर्ड वे जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें लिखते हैं। एक स्टैंडर्ड वे, एक स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है? तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से जो फॉर्म होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है तो पहले हमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखना होना चाहिए, फिर हमें एक्स वाला टर्म, फिर हमें कांस्टेंट वाला टर्म लिखना होना चाहिए, और इक्वल टू में 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म, फिर कांस्टेंट वाला टर्म, और उसके बाद इक्वल टू लगाकर साइड में 0। तो ये जो फॉर्म होगी ये जनरल होगी। जैसे मान लीजिए आपको इक्वेशन दी हुई है 7x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 3। तो क्या ये जनरल फॉर्म में है? क्या ये क्वेश्चन जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है? क्या ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखी हुई है? तो आप देखेंगे कि ये जनरल फॉर्म नहीं है, ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं है, नॉट इन जनरल फॉर्म। तो ये ना तो जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो लेकिन अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़े जनरल में ही, जनरल में लिखना पड़े, तो कैसे लिखूंगा मैं? तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा कि 7x स्क्वायर आ गया, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर मुझे एक्स वाला टर्म लिखना है यानी कि -9x आ गया, फिर कांस्टेंट लिखना है यानी कि जो 3 है इसको इधर ला के लिखना पड़ेगा, तो -3 बन जाएगा, और इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब ये जो है, अब इसकी ये स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म। ठीक है, तो जब इस तरीके से क्वेश्चन लिखी होगी तो हम बोलेंगे जनरल फॉर्म, और अगर इसके अलावा किसी और तरीके से लिखी होगी तो हम उसको बोलेंगे कि वो जनरल फॉर्म में नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कॉफिशिएंट्स। कॉफिशिएंट्स का क्या मतलब है? कॉफिशिएंट्स का मतलब होता है गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, एक्स के साथ में क्या है, और कांस्टेंट। ये जो ए बी सी जो हमने लिखे हुए हैं, दीज आर कॉफिशिएंट्स। ए बी सी को ही हम कॉफिशिएंट्स कहते हैं।
ABC जो कांस्टेंट होते हैं इनकी वैल्यू ही कोफिशिएंट्स होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इनटू जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन जनरल फॉर्म में नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन जनरल फॉर्म में नहीं है। 2x² है, उसके बाद है माइनस का 9x, फिर है प्लस का 3 इक्वल टू 5x प्लस 12। तो अभी ये जनरल फॉर्म में नहीं है क्योंकि इक्वल के इस तरफ 0 नहीं है और x जो है वो आपको 2 पार्ट में दिख रहा है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जितना भी आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिख रहा है सब उठा के यहाँ ले आइए, उस तरफ 0 रखिए। पहला स्टेप ये करना है कि सबसे जो राइट हैंड साइड में है उस तरफ 0 रख लेना है। तो -9x प्लस 3, इस 5x को आप यहाँ लेके आ गए तो ये बन गया -5x, 12 को आप इस तरफ लेके आ गए तो बना -12 इक्वल टू में आ गया 0। ओके, फिर क्या करें, फिर आप जो चीजें ऐड कर सकते हैं, जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप ऐड कर दीजिए। जैसे कि 2x² है, तो 2x² को तो मैं किसी से ऐड नहीं कर सकता क्योंकि और कोई x² यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको एज इट इज लिख दिया। फिर ये आपके पास है 9x और यहाँ पर है 5x और दोनों ही माइनस के हैं, तो ऐड हो जाएंगे, तो 9 और 5 बन जाएगा 14x, तो इन दोनों को ऐड करके लिख दिया 14x। फिर आपके पास यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है माइनस का 12, तो 3 और -12 माइनस होके बन जाएगा 9 और इक्वल टू 0। तो ये जो आपका लिखा हुआ है अब दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। अब आपसे पूछा हो कि भाई कोफिशिएंट्स की वैल्यू बताइए, जैसे a है तो a की वैल्यू क्या होती है, तो जो x² के साथ में है उसे a बोलते हैं यानी कि 2। ऐसे ही b की वैल्यू पूछे कि b क्या है, तो जो x के साथ में है वो b हो जाता है यानी कि माइनस का 14। ठीक है, नेगेटिव साइन को लेना है अगर वो है तो। और c की वैल्यू जो कांस्टेंट बच जाता है वो c की वैल्यू है -9। तो ये ABC की वैल्यू है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 - x का स्क्वायर एंड इक्वल टू 2x + 1। 2x + 1, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे करना ये होगा कि 4 - x के स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो a - b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a - b होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। सो a - b होल स्क्वायर इज a² दैट इज 4² -2ab 2 into 4 and b is -x and plus b²। सो b कितना है, -x का स्क्वायर। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करा दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी जो बचा हुआ है उसको एज इट इज लिख देते हैं, इक्वल 2x + 1, इसको एज इट इज लिख दिया। इसके बाद 4² इज 16, यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस और माइनस तो बन जाएगा प्लस मल्टीप्लाई होकर, एंड ये आ जाएगा 4 × 2 8x। फिर आपके पास आएगा प्लस, आप जब -x का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा +x का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। फिर आ गया 2x + 1। ठीक है, अब आप इसको रीअरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले आना चाहिए x², तो पहले आपने x² लिख दिया, फिर आना चाहिए x, तो आपने लिखा 8x, और यहाँ पर जो 2x था इसको भी आप इधर उठा के ले आए और आपने लिख दिया -2x इक्वल टू, फिर हाँ प्लस यहाँ पर प्लस का 16 था, फिर ये जो 1 है इसको आप उठा के ले आए तो -1 हो गया और यहाँ पर बच गया 0। तो ये हो गया आपका x²। अब 8x में से आपने 2x माइनस करा तो प्लस का 6x हो गया, एंड 16 में से आपने 1 माइनस करा तो ये आ गया प्लस का 15 एंड इक्वल टू 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, पहले x² आ रहा है, फिर x आ रहा है और फिर कांस्टेंट आ रहा है और इक्वल टू में 0, तो ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर आपसे अगर कोफिशिएंट्स पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द कोफिशिएंट्स, तो आप बता सकते हैं कि जो a की वैल्यू है वो कितनी है, जो x² के साथ में है। अब यहाँ पर साथ में कुछ नहीं है तो 1 है। अगर आपसे पूछा जा रहा है b कितना है, तो जो x के साथ में है 6, और c जो कांस्टेंट होता है यानी कि 15। तो ये आपने ABC की वैल्यू लिखी है। आई होप आपको सॉल्यूशन इसका क्लियर होगा, सॉल्यूशन नहीं, आपको सब स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर होगी कि किस तरीके से हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए सॉल्यूशन का मतलब आप लोग समझते हैं कि सॉल्यूशन वो वैल्यू होता है जिसको पुट करने से लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ जाते हैं। ठीक है,
वो वैल्यू जिसको पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल बन जाए, इक्वल आ जाए, तो उसी हम वैल्यू को सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन तो ये होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो टू फाइंड द सॉल्यूशन देयर आर 3 मेथड्स। यहाँ पर हम 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है, 3 मेथड्स। सॉल्यूशन फाइंड करने के हमारे पास कितने मेथड है? 3 मेथड है। पहला मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। पहला मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये तो आ गया आपका पहला मेथड। दूसरा मेथड होता है जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और तीसरे मेथड का नाम है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड। या फिर इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो ये 3 टाइप के मेथड यूज किए जाते हैं जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। अब इस साल ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में ये वाला जो मेथड आप पढ़ रहे हैं सेकंड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस मेथड को हटा दिया गया है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो हम लोग जो है इस वीडियो में 2 मेथड की बातें करेंगे। एक तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो आपका फर्स्ट मेथड है, एक तो हम इसको पढ़ेंगे, और दूसरा मेथड आपका डिस्क्रिमिनेंट वाला है, हम इसको पढ़ेंगे यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्म। इन दोनों मेथड को हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाता है। देखिए, तो पहले हम फर्स्ट मेथड समझते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो फर्स्ट मेथड इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इस मेथड में करना ये होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगी, पहले तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उसके मिडल टर्म को, जो टर्म आपके बीच में दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद जो बीच में जो टर्म दिख रहा है मिडल टर्म को, उसको आपको स्प्लिट करना है, उसको आपको डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब तोड़ना है आपको 2 पार्ट में, ठीक है। स्प्लिट का मतलब होता है किसी चीज को 2 भागों में या 3 भागों में डिवाइड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको स्प्लिट करेंगे, और इस मेथड को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड कहते हैं। तो क्या तरीका रहता है, ध्यान से समझिएगा। आपको मैं यहाँ पर 4-5 एग्जांपल कराऊंगा जिससे आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन में करना आपको ये होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है, यानी कि जो ए है और जो सी है, आप उसको मल्टीप्लाई कराइए। पहले तो ए और सी को मल्टीप्लाई कराना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है 1, और सी कितना है 4। आपने मल्टीप्लाई कराया, आपका आंसर आ गया 4। अब इस 4 के ऐसे 2 फैक्टर करिए, ऐसे 2 फैक्टर करिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 4 आए, लेकिन प्लस करके 5 आए। 5 क्यों? क्योंकि बीच में 5 दिख रहा है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। तो ऐसे 2 फैक्टर ढूंढने हैं जिसको ऐड करके 5 आ जाए। तो बड़ा सिंपल है, आपने बोला कि 4 और 1 ये 2 फैक्टर बन जाते हैं। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4 आ जाएगा। 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 4। और जब मैं इन दोनों को ऐड कराऊंगा 4 प्लस 1 तो वो बन जाएगा 5। तो ऐसे ही 2 फैक्टर आपको ढूंढने पड़ते हैं। जब ऐसे फैक्टर आपको मिल जाए तो आपको अगला स्टेप ये करना होता है कि ये जो बीच वाला टर्म आपको दिख रहा है 5x, इसको इन दोनों के सम के रूप में लिखना है। इन दोनों में तोड़ देना है, स्प्लिट कर देना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर ही लिखे रहने देंगे, प्लस इस 5x को लिख देंगे हम 4x, एंड प्लस में 1x। 1x को ना हम 1 नहीं लिखते, सिर्फ x लिखते हैं। तो इसको मैंने 4 प्लस 1 इन दोनों में लिख दिया है ना, 4x और 1x मिलके 5x हो जाएगा। तो इस 5x को मैंने इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। फिर उसके बाद आपको क्या दिख रहा था, प्लस का 4 दिख रहा था, तो आपने प्लस का 4 लिखा और इक्वल टू 0। तो हमने बस एक स्टेप किया है कि 5x को 4x प्लस x में लिख दिया। अब आगे ये करना होगा कि अब आपको इन दोनों में से, शुरू के जो 2 टर्म्स आप देख रहे हैं, इन दोनों में से जो भी चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x को कॉमन लिया जब मैंने, तो यहाँ बचेगा x प्लस 4, ठीक है।
तो इन दोनों से मैंने x कॉमन ले लिया, किन दोनों से, इन दोनों से मैंने x कॉमन ले लिया। फिर जो बाद के दो बचे हैं, अब इनसे भी कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वन कॉमन होता है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वन कॉमन होता है, तो वन कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा x + 4 = 0। तो इस तरीके से आपने शुरू के दो टर्म्स में से कॉमन लेना है और बाद के दो टर्म्स में से कॉमन लेना है। अब दोनों जो ब्रैकेट हैं आपके वो सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ पर भी x + 4 आ रहा है ब्रैकेट में और यहाँ पर भी x + 4 आ रहा है, दोनों ही ब्रैकेट आपके सेम होने चाहिए। अब एक बार तो आप इस ब्रैकेट को लिख लीजिए x + 4 को, और एक और ब्रैकेट बनाइए और उसमें वो नंबर लिखिए जो बाहर थे, जैसे कि ये x और +1, तो इन दोनों को आप लिख लीजिए यहाँ पर अगले ब्रैकेट में x + 1 = 0। तो ये आपके दो फैक्टर्स बन गए। इसके बाद आप दोनों को अलग अलग जीरो पुट कर देंगे। एक बार आपने x + 4 को जीरो पुट किया और दूसरी बार आपने x + 1 को जीरो पुट किया, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू -4, ये प्लस का 4 इधर जाएगा -4, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये इसके सॉल्यूशन या रूट्स हैं। ठीक है, तो ये एक और बात ध्यान रखिए, यहाँ पर पीछे जब मैं सॉल्यूशन समझा रहा था तो आपको एक और पॉइंट समझना है कि सॉल्यूशन को हम रूट्स भी कहते हैं। सॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड रूट्स, या फिर जीरोस भी कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं। तो सॉल्यूशन के यहाँ पर तीन नाम, सॉल्यूशन, रूट्स या फिर जीरोस, कुछ भी बोल सकते हैं। और एक और बात ध्यान दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो इसीलिए इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो भी 2 ही होंगे। देयर आर 2 सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो क्वाड्रेटिक की 2 डिग्री होती है, इसका मतलब 2 सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि हमने जो क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन में हमें 2 ही सॉल्यूशन मिले हैं, एक आया है x = -4 और एक आया है x = -1। सो ये है 2 सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये मेथड क्लियर होगा कि इस मेथड में आपको क्या करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम इसी मेथड को फिर से अप्लाई कराते हैं ताकि आप फिर से आप इस चीज को समझ सकें थोड़ा सा और डिटेल में। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको a का और c का मल्टीप्लाई कराना होता है, a और c को मल्टीप्लाई कराना होता है। तो a कितना है जो x² के साथ में है यानी कि 1, और c कितना है जो कांस्टेंट है यानी कि 12। मल्टीप्लाई कराया, आपका आंसर आया 12। अब इस 12 के ऐसे दो फैक्टर मुझे सोचने हैं जिसको प्लस करके कितना आना चाहिए, जिसको प्लस करके 7 आना चाहिए, क्योंकि बीच में आपको 7 दिख रहा है। तो ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करके 7 आ जाए, तो सोचिए क्या फैक्टर है। तो वो फैक्टर 4 और 3 है, वो फैक्टर है 4 और 3। जब मैं 4 और 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 12 आ जाएगा, लेकिन जब मैं ऐड कराऊंगा तो कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही फैक्टर हमें ढूंढने हैं, और जब ऐसे फैक्टर में मिल गए तो हमें क्या करना है, हमें जो बीच वाला टर्म है उसको इसी फैक्टर के सम के रूप में लिख देना है। यानी कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया x² प्लस इस 7x को मैंने लिखा 4x + 3x, और फिर लास्ट में था प्लस का 12 = 0। अब शुरू के जो दो टर्म्स हैं इसमें से कॉमन लीजिए जो भी कॉमन आ रहा है। अब x² और 4x में से सिर्फ x ही है जो कॉमन आ सकता है, तो अंदर बच जाएगा x + 4, और बाद के दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा x, और 12 में से आपने 3 कॉमन ले लिया तो बच जाएगा 4 = 0। ठीक है, फिर आपने एक बार देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, यहाँ पर भी x + 4 आ रहा है, यहाँ पर भी x + 4 आ रहा है। आपने एक बार जो ब्रैकेट लिखा हुआ है उसको लिख दिया x + 4, और फिर एक बार दूसरे ब्रैकेट में वो नंबर लिखे जो बाहर है, जैसे कि x और +3, तो x + 3 = 0। दोनों को अलग अलग जीरो पुट कर देंगे, x + 4 = 0 एंड x + 3 = 0। सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू आ जाएगी -4 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये इसके दो सॉल्यूशन आपको मिल गए। एक सॉल्यूशन है x की वैल्यू -4 और दूसरा सॉल्यूशन है x की वैल्यू -3। तो आई होप आपको मेथड धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड है। और आगे एग्जांपल समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक और हमने एग्जांपल लिया, इसमें है 2x² + 11x + 12। इसको मुझे फैक्टराइज करना है, इसके मुझे सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो a है और जो c है पहले उसको मल्टीप्लाई कराई, तो a है कितना 2 और c कितना है 12, मल्टीप्लाई कराया, हमारा आंसर आया 24। अब मुझे 24 के ऐसे दो फैक्टर करने पड़ेंगे जिसको ऐड करके कितना आ जाए, 11 आ जाए, जिसको ऐड करके 11 आ जाए। तो सोचिए कि 24 के ऐसे दो फैक्टर क्या क्या हैं, तो वो फैक्टर बनेंगे 8 और 3। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 आएगा और ऐड कराएंगे तो 11 आ जाएगा। तो जब ऐसे फैक्टर मिल जाते हैं तो हमें अपनी इक्वेशन को फिर इन्हीं की सम के रूप में लिखना पड़ता है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2x² + 11x को मैंने लिख दिया 8x
प्लस 3x, और फिर बाद में जो 12 बचा था उसको लिखा इक्वल टू 0। शुरू के दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? शुरू के दोनों में से आपको 2 भी कॉमन मिल सकता है और x भी कॉमन मिल सकता है। तो आपको अंदर बच जाएगा यहाँ पर x और प्लस, यहाँ से जब आपने 2x कॉमन ले लिया तो बच जाएगा 4। ओके, आगे इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा x प्लस 12 में से आपने 3 कॉमन ले लिया तो बच गया 4 इक्वल टू 0। आपके दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, यहाँ पर भी x प्लस 4 आ रहा है, यहाँ पर भी x प्लस 4 आ रहा है। ठीक है, तो आपने एक बार तो ये वाला ब्रैकेट लिख दिया x प्लस 4, और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर नंबर्स हैं यानी कि 2x प्लस 3 उसको लिख दिया इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 पुट कर देंगे। एक बार आपने x प्लस 4 को 0 पुट किया और एक बार आपने 2x प्लस 3 को 0 पुट किया। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4, और यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो पहले तो आप 3 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 3 बन जाएगा, फिर आप यहाँ से 2 को हटाएंगे और 2 को जब आप दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है x की वैल्यू -4, ये आपका पहला सॉल्यूशन है, और x की वैल्यू -3/2 इज द सेकंड सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन इसके ये। तो इस तरीके से मेथड यहाँ पर लगेगा। अगला क्वेश्चन सेम मेथड से करना है, इसको भी ध्यान से समझते हैं। देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें आपको शुरू में दिया हुआ है 3, यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है और जो c है वो है 6। तो 3 और 6 को मल्टीप्लाई कराना था। आपका आंसर आएगा 18। 18 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसके ऐड करके, जिसको प्लस करके इतना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो 18 के ऐसे दो फैक्टर जिसको ऐड करके 11 आना चाहिए, तो वो फैक्टर है 9 और 2। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 11 आ जाएगा। तो जब ऐसे फैक्टर मिल जाते हैं तो हमें अपनी इक्वेशन को इन्हीं फैक्टर्स के सम के रूप में लिखना होता है। तो 3x स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस का 11x था, तो एक काम करेंगे, माइनस को तो माइनस रहने दो, इस 11x को आप ऐसे लिख दो 9x प्लस 2x। ठीक है, ये जो बाहर माइनस था उसको माइनस लिखा रहने दो, और 11x को लिख दो 9x प्लस 2x, और फिर बाद में है प्लस का 6। अच्छा, इक्वल टू 0 भी है, ये भी ध्यान रखना, इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस का 9x, फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0, यानी कि ब्रैकेट ओपन कर लिया और माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया। अब शुरू के दो में से क्या कॉमन आ सकता है? 3 कॉमन आ सकता है एंड x कॉमन आ सकता है, तो x माइनस 3 बच जाएगा अंदर। बाद के दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से आप माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ से आपने -2 कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। आपके दोनों ही ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ये भी x -3, ये भी x -3, यानी कि आपने सही किया हुआ है। सो x -3, एक बार तो हमने ये ब्रैकेट लिख दिया और दूसरे ब्रैकेट में हमने वो नंबर लिखा जो बाहर है, 3x माइनस में 2 जो बाहर है। ठीक है, यानी कि ये 3x और ये -2 ये बाहर था, ये नहीं किया। अब एक बार मुझे पहले वाले ब्रैकेट को 0 पुट करना है और एक बार मुझे सेकंड वाले ब्रैकेट को 0 पुट करना है। फर्स्ट वाले ब्रैकेट से x की वैल्यू आ गई 3, और सेकंड वाले ब्रैकेट से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो गया, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2/3। सो आई होप कि आपको जो मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वो इन एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा। अभी इस मेथड में कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि प्लस की जगह अगर माइनस का साइन हो तो क्या करना है, अगर कॉफिशिएंट्स अंडर रूट में है तो क्या करना है। तो ऐसे करके अभी 2-3 टाइप और बनते हैं क्वेश्चंस के, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ये आपका सबसे बड़ा यहाँ पर जो होगा काम यही होगा, प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को, ताकि आप ये अच्छे समझ सकें।